आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली वीका पर है। वीका एक बहुत पॉपुलर टूल है जो कि अक्सर हम मशीन लर्निंग के हवाले से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से यूज़ करते हैं। इसकी इसको जो बनाया गया वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये बेसिकली कुछ हमारे स्टूडेंट थे न्यूजीलैंड के, उनको प्रोजेक्ट दिया गया था। वो अपनी कोई क्लास पढ़ रहे थे, गालबन शायद डाटा माइनिंग की थी या मुझे अब एग्जैक्ट वो याद नहीं है। तो उनको ये असाइनमेंट दी गई कि जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं उनको जो है वो इकट्ठा करके जो है वो एक जो है एप्लीकेशन जो है या उस पर कोई वर्किंग जो है वो तैयार की जाए। तो एक ग्रुप था आप जैसे ही चंद स्टूडेंट्स का, उन्होंने ये किया कि वो जितने भी उस वक्त के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम थे ना, उनको जावा में कोड किया और उसका ग्राफिकल जो है वो इन्वायरमेंट बना दिया। अब वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट में सारे के सारे जो कोड थे जो उस वक्त के मशहूर थे, वो वहाँ पे उन लोगों ने जो है वो उसमें जो है वो लिख दिए। और फिर वो बड़ा आसान हो गया यूज़ करना। अभी आप भी यूज़ करेंगे, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से इतना ज़बरदस्त और आसान उन्होंने जो है वो इसको कर दिया, कोड को इम्प्लीमेंट करना। तो वो फिर वहाँ से जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो फिर मशहूर होना शुरू हो गया। चूँकि ये जावा में बना हुआ है, तो इसलिए जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसके रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे जेडीके वगैरह जो है वो पहले साथ आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर ये जैसे जैसे मशहूर होता रहा, वो उसकी मुख्तलिफ अपडेशन आती रही। अगर आप जो तीसरी स्लाइड है जिसमें वी का वर्जन्स लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें तो इसके मुख्तलिफ वर्जन्स आए हुए हैं। जो पहला वर्जन था वो कमांड लाइन था 3.0 जो था। 3.0 में जी यू आई वर्जन आया और 3.3 में फिर उनकी डेवलपमेंट भी आ गया। अब मेरा ख्याल है कि 3.4 के करीब जो है वो चल रहा है। मे भी शायद इससे ऊपर कोई वर्जन आ गया हो, तो वो मेरे इल्म में अभी नहीं है। लेकिन 3.4 जो है वो करंटली यूज़ हो रहा है, ईज़िली नेट पे अवेलेबल है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो वहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। एक जो है उसका, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो दरमियान वाली विंडो है वो आपको बेसिकली नज़र आती है। और इसमें जो परिंदा नज़र आ रहा है ये बेसिकली उनका न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है, ये वो है विका। तो उसी के नाम पे जिन्होंने फिर उस सॉफ्टवेयर को जो है बनाया था। अब इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो एक साइड पे हम लोगों ने क्रॉस लगाया हुआ है एक विंडो पे। वो बेसिकली जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस था उसका, सी एल आई जिसे हम कहते हैं। तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, सी एल आई पे इसलिए जो है वो क्रॉस लगाया गया। तो बाकी जो हमारे पास दो विंडोज़ अगर आप देखते हैं वो हमारी काम की हैं, जो कि एक्सप्लोरर की हैं और एक्सपेरिमेंट्स की है। ये हमारे काम की हैं, हम इन पे काम करेंगे। और जो नॉलेज फ़्लो है अभी हम उस पर भी कोई काम जो है वो नहीं करेंगे। तो हमारे काम की जो विंडो बेसिकली एक्सप्लोरर है और एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे ही आप इसके आइकॉन पे क्लिक करेंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद, तो ये जो दरमियान वाली विंडो है ये आपके पास आएगी। तो आप लोगों ने या तो एक्सप्लोरर पे जाना है या आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पे जाना है। तो वो हम देख लेते हैं कि कब किस वक्त कौन सी विंडो जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अब इसे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो वहाँ पे नॉलेज एक्सप्लोरर के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी, क्लासिफिकेशन, क्लस्टर एसोसिएशन, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स और विजुलाइजेशन जो है इस हवाले से जो है वो इसमें बात की जा रही है। ये एक्सप्लोरर की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास ये वाली सारी की सारी जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है। तो वो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आप आगे चलता जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसके साथ साथ जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाएं तो वो उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है जी कि वीका की प्री प्रोसेसिंग के लिए जो है वो क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बेसिकली इसका जो फार्मेट है ये मुख्तलिफ फार्मेट्स की फ़ाइल लेता है। इसमें एक है ARFF, ये फार्मेट को वो सपोर्ट करता है। CSV फाइल को वो सपोर्ट करता है, और सॉरी CSV फाइल को सपोर्ट करता है। और C4.5 बाइनरी मुख्तलिफ जो हैं इसके साथ जो है ये फार्मेट को वो सपोर्ट करता है। और अगर आप कहीं डेटाबेस से डाटा लेना चाह रहे हैं जैसे एसक्यूएल की डेटाबेस है, तो जावा का अपना जो है वो JDBC, उसके थ्रू जो है आप अपनी डेटाबेस से भी जो है वो डाटा ले सकते हैं। JDBC कैसे काम करता है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्यों या आप लोगों ने मे बी एडवांस प्रोग्रामिंग जहाँ पे जावा आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे JDBC जो है वो पढ़ाई जाती है।
ये बेसिकली एक टेक्निक का नाम है, जिसमें हम इस टेक्निक के थ्रू जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं जावा में रहते हुए। तो फ्रंट एंड पे हम जावा यूज़ कर रहे होते हैं, बैक एंड पे जो है वो किसी भी डेटाबेस के साथ हम अटैच होते हैं जेडीबीसी का इस्तेमाल करते हुए। और फिर वो डाटा जो है वो बैक एंड से हमारे फ्रंट एंड पे आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीका जो है वो उसमें बनाया गया है, जावा के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। तो इसलिए जेडीबीसी का इस्तेमाल करते हुए आप जो है फाइल जो है और डाटा जो है वो एसक्यूएल से भी ले सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वीका में, इसको फ़िल्टर्स का नाम दिया गया है। तो ये स्पेशली इसलिए मेंशन किया गया था कि जब हम आर्किट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में जो ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसिंग का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको नाम जो है वो फ़िल्टर्स का दिया गया है। तो और भी कुछ चीज़ें इसमें हैं, वो जैसे कि नॉर्मलाइजेशन करना है या सेंट्राइजेशन करना है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, मुख्तलिफ चीज़ें। तो वो कैसे यूज़ होती हैं हम आगे अभी चलते हैं तो वो भी हमें मज़ीद क्लियर हो जाता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं, वाई वीका ओनली डील्स विद फ्लैट फाइल्स। तो ये फ्लैट फाइल्स के साथ सिर्फ डील करता है। फ्लैट फाइल्स कैसी होती हैं, ये नीचे जो है वो उसके मेंशन किया गया। अब इसमें क्या होता है, हम कहते हैं डाटा सेट का नाम जो है वो रिलेशन बेसिकली ये होता है। जो एट्रीब्यूट है उनको एट द रेट ऑफ एट्रीब्यूट के साथ मेंशन किया जाता है, जो डाटा होता है उसको एट द रेट ऑफ डाटा के साथ मेंशन किया जाता है। ये कैसे मेंशन किया जाता है, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो वहाँ पे अगर आपको सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है एट द रेट रिलेशन वेदर। तो ये बेसिकली क्या हमारे डाटा सेट का नाम है, आपको एरो के साथ जो है वो इंडिकेट भी किया जा रहा है। इसके नीचे अगर आप देखें तो एट्रीब्यूट था, ये वही एट्रीब्यूट लिए गए जो आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाए गए थे कि हमारे पास एट्रीब्यूट आउटलुक में कौन कौन से हैं, सनी है, ओवरकास्ट है और रेनी है। और जो हमारा एट्रीब्यूट टेम्परेचर है उसकी में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, न्यूमेरिक आएगी। ह्यूमिडिटी में भी न्यूमेरिक आएगी। हमारा जो एट्रीब्यूट विंडी है इसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स होंगी, और प्ले जो है इसकी वैल्यू येस या नो होगी। इसी तरीके से जब हमने अपने एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिए तो उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे डाटा की तरफ। अब इस जब एक लाइन लिख रहे हैं, एक लाइन का मतलब क्या है कि हम उस डाटा सेट की एक रो जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमारे जो आउटलुक की वैल्यू क्या यहाँ पे की जा रही है, सनी की जा रही है, क्योंकि हमने कहा था आउटलुक की वैल्यू जो है वो इन तीन में से एक होगी, ये सनी, ओवरकास्ट और रेन में से। हमने ऊपर जब एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन में जो है वो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। फिर 85 किस में चले जाएगा, टेम्परेचर में चले जाएगा। 85 अगला जो है वो ह्यूमिडिटी में चले जाएगा। फॉल्स जो है ये विंड में चले जाएगा, और जो नो है ये एट्रीब्यूट जो हमारा प्ले का है वो उसमें चले जाएगा। अब जितनी भी हम यहाँ पे डाटा के हेड के नीचे जो है वो जितनी भी रोज़ लिखते जाएंगे वो सारे की सारी हमारा जो है वो डाटा बनता जाएगा। अब अगर इस स्लाइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें सबसे नीचे लिखा गया मिसिंग वैल्यूज़। अब ये मिसिंग वैल्यू क्या है, अगर आप इस रो में देखें तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बेसिकली हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो क्या वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से जो उससे नीचे वाली लाइन है, जो लास्ट लाइन बनती है, अगर आप उसमें भी देखें तो उसमें भी क्या क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो जो वैल्यू नहीं होती उनको हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू। जब हम रियल लाइफ में डाटा ले रहे होते हैं तो हमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास किसी ख़ास एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं होती उस एक ख़ास रो में। तो वहाँ पर उस वैल्यू को कैसे टैकल करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। वो टेक्निक्स वीका में कैसे यूज़ की जाती हैं वो आज हम थोड़ा सा जो है वो आगे चल के देख लेते हैं। तो अगर आप अगली स्लाइड में जाएं तो उसमें देखें एक जो है वो आपको बताया जा रहा है कि जब आप अपना वीका का जो है वो एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक बटन बना होता है ओपन फाइल का। आप ओपन फाइल में अगर आप अपने फाइल जो लोड करना चाहते हैं वो आपके पास मौजूद है, और वो फार्मेट वही जो भी हमने आपको शुरू में बताया उनमें से किसी एक फार्मेट में मौजूद है, जैसे मैं कहता हूँ CSV फाइल में अगर वो मौजूद है तो आप अपने डाटा को यहाँ से जो है उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपकी जो आयरस डाटा सेट है उसकी फ़ाइल को जो है वो लोड कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें जो अभी हमने डाटा सेट में देखे थे तो जो जो वहाँ पे कॉलम के नाम थे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। तो इसमें वही लिखा हुआ सेपल लेंथ, सेपल वेड्थ, पेटल वेड्थ और क्लास लिखी गई है। और अगर इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या है, हमारा आयरस है। टोटल इंस्टेंस कितने 150, यानी कि इसमें जो टोटल रोज़ हैं वो कितनी है हमारे पास 150 हैं।
और उसके आगे लिखा गया है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कितने 5 हैं। तो ये बेसिकली आपको उस डाटा सेट की एक समरी बता रही है कि यहाँ पर जो है वो उसकी समरी क्या बनती है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे अगर जाएं तो सबसे नीचे ग्राफ बना हुआ है, कुछ ब्लू, रेड और एक और कोई कलर है। तो ये जो 3 कलर्स में जो है वो ग्राफ बनाया गया है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि किस क्लास में कितना जो है वो डाटा मौजूद है। और इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि इन पूरे डाटा सेट में मिनिमम वैल्यू क्या कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। तो ये कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं डाटे को समझने के हवाले से। अगर आप इसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो सिंपल अगर हम क्लास पे क्लिक करें तो देखें वो क्लास के जो है वो उसने ग्राफ शो कर दिया 50 50 50। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर टोटल 150 इंस्टेंस थे तो हर एक क्लास का हमारे पास 50 इंस्टेंस मौजूद है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो वो डाटा है वो किस तरीके से जो है वो वहाँ पर मौजूद है, उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है। बाज़ का ये हो जाता है कि अगर आपके पास जो डाटा है उसमें एक क्लास बहुत थोड़ी मौजूद हो तो उससे हमारा मॉडल अच्छा नहीं प्रिपेयर होता। तो इसलिए एक मुनासिब मकदार में जो है हर क्लास का डाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए। अब अगर इसे नेक्स्ट क्लास में अगर हम जाते हैं, अच्छा ये जो अभी नीचे आपके पास ग्राफ आ रहा था 50 50 वाला, अगर इसे आप ऊपर देखें तो उसके क्या लिखा हुआ, आयरस सिट्रोसा 50, आयरस वर्सी कलर 50, आयरस वर्जीनी का 50। तो इसका मतलब क्या है कि ये साथ साथ बताता जा रहा है आपको कि हर एक की कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो नीचे ग्राफ में बताया गया है और ऊपर आपको जो है वो क्वांटिटी के सूरत में जो है वो बताया जा रहा है। अब इससे अगली स्लाइड पर अगर हम बात करते हैं तो वही चीज़ जो भी मैं आपसे बता रहा था कि ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ लिखी आ रही थी 50 50 50, वो एरो से शो किया गया है कि विजुलाइज आल। तब उन तमाम को बेसिकली जो है अगर आप देखना चाहते हैं, अगर वो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ग्राफ आ जाता है लेकिन अगर वो आपको नहीं प्रॉपर क्लियर होता तो आप विजुलाइज का बटन प्रेस कर दें, वो उनको जो है वो ग्राफ की सूरत में शो कर देगा। अब अगर इससे भी नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाते हैं तो उसमें देखें हर एक को इंडिविजुअल शो किया गया। जो पहली क्लास है अगर उस पर देखें वो सेपल लेंथ के हवाले से है, उसका ग्राफ बना दिया गया। आप अगले ग्राफ में जाएं तो उस पर सेपल विड्थ का है। तो जितने भी हमारे एट्रीब्यूट थे उन सारे एट्रीब्यूट्स को जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। अब इससे अगर नेक्स्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पे देखें चूज़ का बटन है। ये बेसिकली अब पहले जो हम काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अपने डाटा को देख रहे थे कि हमारे पास डाटा मौजूद क्या। अब हम जा रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एल्गोरिदम अप्लाई करके जो है वो इसकी जो है वो देखते हैं एल्गोरिदम जब अप्लाई कैसे किया जाता है और उस एल्गोरिदम के रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिसीजन ट्री, तो इस वीका में डिसीजन ट्री को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि देखें जो हमने चीज़ पहले पढ़ी थी वो थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अब उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास। हम पाइथन में भी कर सकते थे, हम उसके लिए और कोई लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते थे, जावा में भी इसको लिखा जा सकता था उसका कोड। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है इम्प्लीमेंट करने का, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके लिए वीका है। क्योंकि वीका में वो सारे के सारे बिल्ट इन मौजूद हैं, हमने सिर्फ जो है वो सिलेक्ट करना है, बटन्स पे काम करना है। तो इसलिए हम वीका जो है वो पहले जो है वो करवा देते हैं ताकि बच्चों को अपना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाए। तो अगर आप इस स्लाइड में जाएं तो देखें हमने क्या किया हुआ है, चूज़ का बटन है। अब उसके साथ चूज़ के बटन के ऊपर देखें साथ फ़िल्टर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने कोई फ़िल्टर अप्लाई करना है तो फ़िल्टर क्या होता है मैं भी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ़िल्टर क्या होता है। तो अगली स्लाइड पर जाते हैं जी हम। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ फ़िल्टर्स के जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं कि फ़िल्टर्स हैं अनसुपरवाइज फ़िल्टर्स एट्रीब्यूट्स के लिए, इंस्टेंस के लिए। और अगर आप उससे अगली स्लाइड पे जाते हैं तो हम लोगों ने बेसिकली अब किसको देखना है, एट्रीब्यूट्स को देखना है। एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने फर्दर क्लिक किया तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई हैं जो कि मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। मैंने अभी शुरू में बात की थी ना मिसिंग वैल्यूज़ को जो है यार मैं बेसिकली म्यूट करना अनम्यूट करना भूल गया था। मैं बल्कि बोलता भी जा रहा था, मैंने कुछ लेक्चर नोट भी करवा दिया, रिकॉर्ड भी करवा दिया। और मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। तो आ,
आप लोगों ने लास्ट टाइम जो मेरी आवाज़ सुनी थी उस वक्त हम किस स्लाइड पे थे? मेरा ख्याल है गालिबन उस वक्त आप अपने पेज नंबर 12 पे थे। ऐसा ही है जी? जी 9 पे थे। 9 पे थे। ठीक हो गया जी। 9 के बाद अगर आप देखें तो उसमें जो बताया गया कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे टैकल करना है। तो अगर आप देखें ना सबसे डाटा वाला जो पोर्शन आ रहा है 9 में, तो नीचे का आपको जो सेकंड लास्ट लाइन का आखिरी वैल्यू देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इसी तरीके से लास्ट लाइन के जो तीसरी वैल्यूज़ है उसमें भी क्वेश्चन मार्क, चौथी वैल्यू में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है 96 के बाद। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू मिस हो गई है। डाटा सेट जब बनाया गया तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिस हो गई। तो ये हो जाता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो ये मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास। तो अब इन मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे टैकल करना है, ये मैं अभी आपको थोड़े से, आप 2-3 स्लाइड्स आगे जाते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मिसिंग वैल्यूज़ को प्रॉपरली टैकल नहीं करते तो हमारा जो मॉडल बनेगा वो मॉडल ठीक नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को जो है वो सही तरीके से जो है वो टैकल करें। अब अगर आप स्लाइड नंबर 10 पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप फाइल को ओपन कर लें। फाइल को ओपन किया तो हमारे पास देखो वो फाइल नीचे आना शुरू होगी। अब आप स्लाइड नंबर 11 पे अगर आप आएँ तो ये वही आयरस डाटा सेट की फ़ाइल जो है वो अब आपको नज़र आ रही होगी कि हमारे पास वो सेपल लेंथ है, उसकी पेटल लेंथ है, और सामने उसको देखें तो नीचे ग्राफ भी आ रहा है। वो ब्लू और रेड कलर के नीचे जो वो ग्राफ भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम अपना फ़ाइल को जो है वो ग्राफिकली भी देख सकते हैं। और अगर आप स्लाइड नंबर 12 पे अगर आएँ तो देखें वो क्लास को क्लिक किया गया तो क्लास के रेलिवेंट जो है वो ग्राफ बन गया 50-50-50। अब इसका मतलब क्या बनता है कि हमने अभी शुरू में बात की थी कि हमारे एट्रीब्यूट जो टोटल जो है वो 5 हैं, और हर जो इंस्टेंस है वो टोटल 150 हैं। तो टोटल इंस्टेंस हमारे 150 थे, और उस 150 में पहले वाले की तादाद भी 50 है, और दूसरे वाले की भी 50 है, तीसरे वाले की भी 50 है। और अगर आप ग्राफ के ऊपर देखें ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है आयरस सेटोसा, आयरस वर्सिकलर, आयरस वर्जिनिका। इनके आगे भी 50-50 लिखा गया। तो ये एक्चुअली वो टोटल वैल्यूज़ भी ले आया, और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने जो है वो उसका ग्राफ भी बना दिया है। तो अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, अभी देखें आपने स्लाइड नंबर 12 पे जो है वो जो हमारा एट्रीब्यूट नंबर 5 है उसको क्लिक किया हुआ है, इनके क्लास को क्लिक किया हुआ। तो क्लास का जो है उन्होंने जो ग्राफ बना के दे दिया। अगर मैं किसी और वाले को क्लिक करूँगा तो उसका भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो हमें बना के दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा। और अगर आप अपने पूरे डाटा सेट का जो है वो देखना चाहते हैं कि उसका क्या है, आपका ग्राफ क्या है, तो स्लाइड नंबर 13 पे आए तो वहाँ पे देखिए नीचे एक बटन बताया जा रहा है विजुलाइज ऑल। ठीक है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। 14 जो स्लाइड है आपकी, उस पर देखें पूरे पूरे डाटा सेट का जो है वो उन्होंने बता दिया है। आपके हर एक एट्रीब्यूट को जो है इंडिविजुअली जो है उन्होंने ग्राफ उसका वहाँ पे दिखाया गया। आप देखें हर ग्राफ के ऊपर लिखा भी आ रहा है कि स्पेटल लेंथ है, ये स्पेटल विड्थ है, ये पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, क्लास है। तो हर ग्राफ का वो जो ग्राफ बना है वो किस एट्रीब्यूट के ऊपर बनाया गया है वो भी उन्होंने साथ ही जो है वो उसके मेंशन कर दिया है। तो यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है जी? जी जनाब, कोई सवाल है यहाँ तक? वाजे साहब, अपने आप को देखें और अपनी तस्वीर को देखें यार। आइंस्टाइन का नाम ना खराब करो यार। अच्छा, इसके बाद अगर आप आते हैं तो वाजे साहब आइंस्टाइन का नाम ख़राब करने पे तुले हुए हैं। तो अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आए, स्लाइड नंबर जो 15 है, इसमें देखें चूज़ का एक बटन है। ठीक है, ये चूज़ का बटन किस लिए यूज़ होता है? चूज़ के बटन के ऊपर देखें फ़िल्टर भी लिखा हुआ है। फ़िल्टर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिसिंग वैल्यूज़ को अगर टैकल करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर्स का नाम जो है वो बेसिकली दिया गया है।
अब उसमें कैसे काम करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अगर आप स्लाइड नंबर जो है फरहान, आपने जो ये ZA लिखा है इसका मतलब क्या है? सर जा जो मुझे आपका सवाल नहीं फरहान समझ आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं लेकिन आप अपना सवाल टाइप कर लें, मैं ज़रा बाकियों को उतनी देर बता दूं थोड़ा सा। स्लाइड नंबर 15 पे अगर आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे चूज़ का बटन है। तो चूज़ का बटन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करने के हवाले से बात की जा रही है। तो कैसे इसको टैकल करना है, चूज़ के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास स्लाइड नंबर 16 अब आप देखें वहाँ पे, तो एक जो है आपके पास जो है वो आ जाएगा, पूरा मेन्यू खुल गया। अब उस मेन्यू में हम लोग जो हैं जाएंगे अपने फ़िल्टर्स में, और फ़िल्टर्स में आगे जाएंगे हम एट्रीब्यूट में। स्लाइड नंबर 17 पे अगर आप देखें तो वो एरो की सूरत में आपको वहाँ पे भी बताया गया कि आप लोगों ने वो फ़िल्टर्स तक जो है वो वहाँ तक आप लोग आ गए। अब यहाँ पर जब एट्रीब्यूट में आने के बाद एक मिनट यार ज़रा होल्ड कीजिएगा। तेरी दी आवाज़ सारी रिकॉर्डिंग चाहिए। जी आवाज़ आ रही है जी आप सबको? तो जो आपने अभी सवाल पूछा कि ये वाला जो ग्राफ है ये जिस आप मैं स्लाइड नंबर आता हूँ स्लाइड नंबर 13 पे। तो अगर आप एट्रीब्यूट वाला जो पोर्शन है उसमें देखें, तो जिस एक आप एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करोगे उसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्लाइड नंबर आते हो 14 पे, तो ये आपके पूरे डाटा सेट का जो है, पूरा डाटा सेट जो है उसका ग्राफ है। और उसमें कैसे ग्राफ बनाया गया, हर एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, इनके हर एक कॉलम के अगेंस्ट, हर कॉलम के अगेंस्ट जो उन्होंने ग्राफ बना के आपको शो कर दिया होगा। तो फरहान क्लियर है अब आपको? अली साहब को रेलिवेंट मैसेज हो ना तो वो भेजा करें, जो इस तरह की बातें ना तो आप अपना कोई पर्सनल ग्रुप बना लें, वहाँ पे करते रहा करें। तो स्लाइड नंबर 17 पे आए। स्लाइड नंबर 17 पे जो है वो एक एट्रीब्यूट पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, मैंने अभी बात कर रहे थे हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ पे। तो मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे टैकल करना है उसके हवाले से मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोगों ने चूंकि एट्रीब्यूट हमारे जो थे उसकी मिसिंग वैल्यू को जो हो बेसिकली हैंडल करना है, तो हम लोग जो है वो स्लाइड नंबर 17 पे देखे, हम लोगों ने जो है वहाँ पर जाकर एट्रीब्यूट पे क्लिक किया। तो जैसे ही हम वहाँ पे एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट वाला जो बेसिक फोल्डर था वो ओपन हो गया। अब हमारे पास बहुत सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं, ये बेसिकली सारे के सारे एल्गोरिथम्स हैं। ऐड है, ऐड क्लस्टर, ऐड एक्सप्रेशन, ऐड नॉइस, कॉपी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे हमारे पास वो मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल कर सकते हैं।
तो कौन से टेक्निक के तहत, कौन से एल्गोरिदम के साथ आप अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर इसमें अगर आप स्लाइड में देखें तो जो है वो हम लोगों ने एक टेक्निक को जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब नेक्स्ट करें तो वो टेक्निक देखें वहाँ पे सामने शो होना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो टेक्निक जो है वो एरो की सूट में देखें वहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जो टेक्निक आप लोगों ने फ़िल्टर के तौर पर यूज़ की है वो वहाँ पर जो है वो शो होना भी जो है शुरू होगी। अच्छा, ये अब कौन सी हम बात कर रहे थे, ये भी हम बात कर रहे हैं अपनी मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने की। मिसिंग वैल्यू को हैंडल अगर हम लोग कहते हैं कि इस टेक्निक के तहत जो है वो हैंडल किया जा सके, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे अभी आपने देखा था। तो आप उनमें से जो आप बेहतर समझते हैं कि ये टेक्निक हमारे डाटा सेट के जो है वो मिसिंग वैल्यू को अच्छे तरीके से जो हैंडल कर सकती है, उस टेक्निक को जो है वो आप यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो उसके बाद अब हम फिर क्या करेंगे, अप्लाई। अप्लाई करने से क्या होगा कि वो टेक्निक हमारे डाटा सेट पे अप्लाई हो जाएंगी और मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल कर लेगी। मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ दे देता हूँ। आपके पास जो है कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं और आप कहते हो जी हम सब के जो है वो हम सब के जो है वो रिजल्ट कार्ड था एक स्टूडेंट का, और उस पे हर एक सब्जेक्ट के जो है वो नंबर लिखे हुए थे कि ठीक है जी, ये सब्जेक्ट ए में उसके 56 नंबर थे, सब्जेक्ट बी में उसके जो है वो 70 नंबर थे, सब्जेक्ट सी में उसके 78 नंबर थे। तो इस तरह करके हर एक सब्जेक्ट के उसने कुछ 10 सब्जेक्ट पढ़े थे, वो 10 के 10 वहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट के नाम और उनकी आगे उसके नंबर लिखे हुए आ रहे थे, लेकिन एक सब्जेक्ट की वैल्यू मिस थी, एक सब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो मिस थी। इसी तरीके से आपके पास अब आ जाते हैं 100 स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, बिल्कुल ऐसे ही कि हर स्टूडेंट का जो है वो उस सब्जेक्ट में कितने नंबर है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही, लेकिन जहाँ पे हम कहते हैं कि हर स्टूडेंट का जो है कोई ना कोई एक सब्जेक्ट की वैल्यू किसी की मिस है, यानी कि टोटल अगर हमने 100 स्टूडेंट्स लिए हैं तो 100 में से हम कहते हैं 25 स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनकी किसी एक सब्जेक्ट की वैल्यू मिस है। तो अब हम उसको कैसे टैकल करें, अब ये हमारे पास मिसिंग वैल्यू हो गई। अब मिसिंग वैल्यू को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार जितने उसके बाकी नंबर आए हैं उसकी एवरेज जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ की जगह पे लगा दो। तो हम लोगों ने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, एवरेज का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के कोई और भी तरीके हैं, जैसे अभी मैंने आपको स्लाइड में बता रहा था। तो उनमें से किसी एक टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो जब मिसिंग वैल्यूज़ को आपने टेक्निक चूज़ कर ली तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अप्लाई करेंगे। जैसे अभी इस स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई का बटन जो है वो दिखाया जा रहा है। ये स्लाइड नंबर 20 की बात की जा रही है। तो 20 से अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं, 21 पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें अब ग्राफ चेंज होना शुरू हो गए। ग्राफ चेंज होना क्यों शुरू हो गए, क्योंकि वो मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं वो उस पर अप्लाई कर दी गई हैं। अब इसके बाद हम फर्दर अगर मूव करते हैं तो अब हम जा रहे हैं अपना क्लासीफायर बनाने की तरफ। तो पहले जितना भी हम लोगों ने पढ़ा और देखा वो बेसिकली क्या था, अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, और वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो क्लासीफायर्स हैं हम लोगों ने उसको कैसे जो है वो डेवलप करना है, उसका मॉडल कैसे बनाना है। तो जैसे हम लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के क्लासीफायर्स होते हैं, आप लोग बात करते हैं नेव बाइजन की, या बात करते हैं डिसीजन ट्री की, आप बात करते हैं स्पोर्ट वेक्टर मशीन की, आप बात करते हैं जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास क्लासीफायर्स मौजूद हैं। उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वीका में, वो यहाँ पे जो है वो अब हम जो अगला अपना हमारा पोर्शन है वो अब हम उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ आपकी स्लाइड नंबर 23 की। 23 में देखें हम लोगों ने ऊपर क्लासीफाई का जो बटन है, जो टैब है उसको क्लिक किया हुआ है। उसका अगर आप कलर देखें तो बाकी सारे टैब से जो है वो अलग है, उसका ब्लू है। तो इसका मतलब है कि अब हम किस टैब पर आ गए, क्लासीफाई वाले टैब पर आ गए हैं। और यहाँ पे जाके हमने जो है वो चूज़ का बटन फेर है, और ये चूज़ का बटन क्या है, बेसिकली क्लासीफायर के लिए जो है वो हम अब चूज़ का बटन जो है वो प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अपना क्लासीफायर जो वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया कि हमारे पास इस तरीके से मुख्तलिफ जो हैं क्लासीफायर्स आ गए। अब देखें यहाँ पे सबसे ऊपर बायस लिखा हुआ है, नीचे फंक्शंस हैं, लेजी है, मुख्तलिफ तरह के आ गए। तो हम लोग किस में चले गए, ट्री में चले गए। ट्री में हम लोग किधर चले गए, आगे फर्दर हम J48 पर चले गए। तो J48 बेसिकली आपका डिसीजन ट्री है जो आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका हुआ है।
तो ये डेसियन ट्री है, मैंने उस वक्त भी बताया था कि इसकी मुख्तलिफ वर्जन्स आते रहे, ठीक है। तो इस वक्त जो J48 है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ID3 भी आ रहा लिखा हुआ, तो ID3 आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाया गया था पहले। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? J48 की बात कर रहे हैं, ये भी डेसियन ट्री का एक नया वर्जन है, और तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही J48 पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, वहाँ पर आपको क्लासीफायर के आगे लिखा हुआ नज़र आ गया J48-C0.25-M2, ये उसके मुख्तलिफ जो हैं आप समझ लें कि वर्जन्स की जो है वो डिटेल यहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब हम अगली स्लाइड पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे देखें हमने जो टेस्ट ऑप्शंस थी उनमें से परसेंटेज स्प्लिट को जो है वो उसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये क्या चीज़ होती है? देखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो डाटा सेट होता है हम उसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पोर्शन में। एक पोर्शन हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए और एक पोर्शन रखते हैं टेस्ट के लिए। ट्रेनिंग जो पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग अपना मॉडल बना लेते हैं और उसके बाद उस मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए टेस्ट वाला जो पोर्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं? परसेंटेज स्प्लिट, इसका मतलब 66 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि 66% जो डाटा है वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और जो बाकी पोर्शन बचता है वो इस्तेमाल किया जाएगा आपकी टेस्टिंग के लिए। तो ये स्प्लिट बेसिकली आपकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की डिवीजन बता रहा है, और यहाँ पे वैल्यूज़ आप खुद मेंशन कर सकते हैं कि 66 करनी है, 50 करनी है, 30 करनी है, जो भी आप करेंगे उतना पोर्शन जो है वो आपकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए फ़िक्स हो जाएगा। एक इसके लिए कोई ख़ास एक है नहीं है कि जी आप इतने परसेंटेज जो डाटा है वो ट्रेनिंग के लिए रखें, लेकिन अमूमी तौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना जो है वो 70% डाटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखें। तो अगर आप समझते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कम है, तो आप इस रेशो को जो है वो कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो अब वहाँ पे मोर ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। वो एरो में जैसे बताया भी गया हुआ है। अब उससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास मुख्तलिफ जो मोर ऑप्शंस थी वो हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि हम कहते हैं आउटपुट मॉडल और वगैरह वगैरह। तो अभी हम इसमें फ़र्दर डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिंपल जो इसके ओके पे बटन पे क्लिक कर देते हैं और आगे देखें तो हमारे पास अब बटन स्टार्ट का आ गया। स्टार्ट के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एल्गोरिदम अप्लाई करके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्लासीफायर आउटपुट की विंडो में जो है वो शो होना शुरू हो गए। तो अगर आप इस विंडो को स्क्रॉल करें, जैसे कि आपको एरो में स्क्रॉल का बटन से शो भी किया जा रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है, सबसे नीचे जाके देखें आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वहाँ पे बन गई हुई है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? हम इसको पहले भी जिक्र कर चुके हुए हैं क्लास में। तो अगर आप इससे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर देखें तो आपको वो टीपी रेट, यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, परसियन, रिकॉल, एफ मैयर, ये सारा टेबल भी आपके सामने जो है वो आ गया। और अगर आप इससे ऊपर वाला देखें तो जो समरी आ रही है उस समरी में भी आपको मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के रिजल्ट जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोगों के चूज़ के जो है वो आगे लिखा हुआ आ रहा है कि ये न्यूरल नेटवर्क है। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे, तो जो भी आप लोगों ने अपना क्लासीफायर चूज़ कर लिया है उसके बाद आपने स्टार्ट का बटन क्लिक करना है। तो चूज़ कैसे करना है? चूज़ का बटन है, वहाँ पे सबके सब जो है आपके पास जितने भी एल्गोरिदम मौजूद हैं वीका के अंदर वो सारे के सारे आपको जो है वो शो कर देगा। आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी एल्गोरिदम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है? स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। तो जैसे अभी आप इस स्लाइड में भी देखें स्टार्ट का बटन ये पे प्रेस करते हैं, तो जैसे हम इस पे प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड में देखें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क जो है वो बना हुआ आ गया। अब इसमें बहुत सारी और चूँकि कुछ पैरामीटर्स की सिलेक्शन करनी होती है, तो वो यहाँ पे नीचे देखें सारे के सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एपॉक्स कितने हैं, उसका लर्निंग रेट क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चेंज करना चाहते तो यहाँ पे दोबारा एक स्टार्ट का बटन है, आप उस पर क्लिक कर दें जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो किया गया। और जैसे ही आप अगली स्लाइड पे जाते हैं तो देखें आपको वो पहली वाली स्लाइड पे पहले वाली विंडो पे वापस ले आया, और इस वक्त न्यूरल नेटवर्क के तहत जो भी उसके रिजल्ट बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर जो है वो शो किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अब हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई कर दिया। अब आप इससे
अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर आप देखें चूज़ के बटन के ऊपर, तो हम लोगों ने नाइफ बेजियन को सिलेक्ट कर लिया होगा। अब नाइफ बेजियन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया। तो जैसे ही स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नाइफ बेजियन का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्गोरिदम को चूज़ करके उसको अप्लाई करके अपने रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वीका में ये सब चीज़ें करना बहुत ही आसान है।